बेटी मर गई हो और माँ को छुपाना पड़ रहा हो, उस समय भी माता रमाबाई को हमारी चिंता थी। ऐसी सिचुएशन में भी, और जब बाबा साहब 2.5 साल के बाद पढ़ाई करने के बाद लौटते हैं और वो अपने बच्चों के लिए बंदरगाह से कुछ खरीद लेते हैं, कुछ खाने का सामान, कुछ कपड़े, कुछ मिठाइयां, कुछ फल, और बड़े उत्साह में अपने घर की तरफ बढ़ते हैं, पर सोचते हैं कि ये फासला जो है, 1 घंटे का जो सफर है मुझे घर तक पहुंचने का, ये कैसे चुटकी में खत्म हो जाए, कैसे बहुत जल्दी पूरा हो जाए। और जब बाबा साहब घर पहुंचते हैं और माता रमाबाई बड़ी खुशी होकर उन उनका स्वागत करती है, और बाबा साहब मुंह उठा के घर की तरफ देख रहे हैं, आवाज लगाते हैं, रमेश। तो रमेश बेटा दौड़ कर आ जाता है। फिर आवाज लगाते हैं, इंदुमती। उन्हें ये था अब तो बेटी मेरी आ, खूब दौड़ती होगी, भागती होगी, मेरी आवाज सुनकर आ जाएगी, और बेटी नहीं आती है। और बाबा साहब इंदुमती को ढूंढने के लिए घर में अंदर घुसते हैं, देखते हैं इंदुमती को, कहीं इंदुमती नजर नहीं आती है। फिर बाबा साहब कभी पर्दे के पीछे देखते हैं, कभी दरवाजे के पीछे देखते हैं, कभी पलंग के नीचे देखते हैं, कभी चादर उठा के देखते हैं, कभी बाथरूम की तरफ जाकर देखते हैं, और इंदुमती कहीं नजर नहीं आती है। फिर बाबा साहब रमाबाई को पूछते हैं, कहाँ छुपा दिया मेरी इंदुमती को, कहाँ है बताना। क्या मंजर रहा होगा, क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या महसूस किया होगा बाबा साहब ने और माता रमाबाई ने। और रमाबाई उस समय कहती है, तुम्हारी पढ़ाई की भेंट चल गई मेरी बेटी इंदुमती। वो तो 1.5 साल पहले गुजर गई थी, मैंने तुम्हें बताया नहीं। कहीं तुम अधूरी पढ़ाई छोड़ के ना आ जाते, वापस ना चले आओ। मैं इस घूंट को, इस दर्द को सहती रही। जरा सोचिए कि ऐसी घटना आपके साथ तो नहीं घटी, कैसे दर्द महसूस करेंगे बाबा साहब का। खैर, बाबा साहब खुद इस बात का अफसोस महसूस करते हैं अपने जीवन में। वो कहते हैं कि मैं तो अपनी डायरी भी नहीं बना पाया। कल लोगों ने मनुस्मृति दहन दिवस मनाया। कुछों ने मंचों के माध्यम से, कुछों ने अपने घर पर ही मनुस्मृति को जलाया, कुछों ने जलाने की बात की, कुछों ने उसकी अंदर जो अमानवीय व्यवस्था है उसके बारे में बात की। चर्चा हुई पूरे देश में। मैं किसी मंच या भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन सका, मैंने घर पे मनुस्मृति को तो नहीं जलाया, क्योंकि मैं सोचता हूं ये पन्ने जलाकर क्या मिलेगा। मात्र एक किताब, एक पुस्तक, एक पेज जलाकर क्या मिलेगा। हम उन लोगों को उकसाएंगे जो विरोधी हैं समानता के। आपने मनुस्मृति को जलाया, उन्होंने तुम्हारे संविधान को जलाया। ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। अगर वाकई मनुस्मृति को जलाना चाहते हैं तो
व्यवहारिक रूप से मनुस्मृति को जलाइए। यदि आप गैर बराबरी का विरोध करते हैं, मंच के माध्यम से, विचार के माध्यम से, और उसी विचार को आप फॉलो करते हैं, आप उसी विचार का अनुसरण करते हैं, उसी विचार को जीते भी हैं, आप अपने भाइयों के साथ, परिवार में, परिवार के किसी भी सदस्य के साथ, समाज के साथ अनैतिक व्यवहार करते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं, अगर आप समानता का व्यवहार अपने परिवार में, अपने समाज में नहीं करते हैं और मनुस्मृति जलाते हैं, सोच कर देखिए, क्या आपने वाकई मनुस्मृति को जलाया? मुकेश जी, जय भीम। मुकेश सावंत जी, मैं क्षमा चाहता हूं, आपसे बात नहीं कर पाता हूं। जय भीम। और कपिल देव जी हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चिंतन कर रहा था इस बात पर कि मनुस्मृति दहन दिवस मनाया लोगों ने, क्यों मनाया? अगर हम अपनी बहन बेटियों की शिक्षा पे पाबंदी लगा देते हैं, उनके सपने देखने पे पाबंदी लगाते रहे हैं, अगर उनके खान पाने पर उनको बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं, यदि हम अपनी बहन बेटियों को अपनी संपत्ति में हिस्सा नहीं देते हैं, तो मनुस्मृति जलाकर क्या फायदा है? भारत के संविधान का गुणगान करना, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की, भाईचारे की बात करना और व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में मनुस्मृति को उतारना और उसको जलाना कितना प्रासंगिक है। ये तो नैतिकता नहीं हुई ना। आप मंच के माध्यम से मनुस्मृति को जला रहे हो, उसकी कमियां गिना रहे हो और अपने समाज, अपने भाई, अपने परिवार के साथ आप भेदभाव कर रहे हो। आप तो पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, एक भाई आपका अनपढ़ रह गया, उसकी जिम्मेदारी भी तो बनती है आप पर। आप समाज में से निकल कर अधिकारी बन गए और जहां से उठकर आए हो, जिस मोहल्ले से आए हो, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं और आप उनको उसी दलदल में रखना चाहते हो। आप ये सोचते हो ये गरीब जितना गरीब होगा, ये जितना लाचार होगा, मैं इसका प्लॉट खरीद लूंगा, मैं इसका घर खरीद लूंगा। अगर वो पैसे आपसे मांगता है, मदद मांगता है, तो मदद आप करते नहीं है, करते हैं तो ब्याज पे करते हैं। आप उनको वही बनाए रखना चाहते हो, आप उसी परिस्थिति में उनको रखना चाहते हो जिस परिस्थिति में तुम्हें ब्राह्मण रखना चाहता था या चाहता है। तो जो आपके साथ ब्राह्मण ने किया, वही आपने अपने भाई के साथ किया, अपने समाज के साथ किया। तो क्या वाकई आपने मनुस्मृति का दहन किया? ये चिंतन का विषय है। मैं भी भुक्तभोगी हूं। सामाजिक संघर्ष में मैं कुछ कमा नहीं पाया। लोग तो बहुत कमाए, लेकिन पैसे नहीं कमा पाया। जब मैं घर बनाने के लायक नहीं था, तब तो सब मेरा था। और जब कुछ कोशिश की कि मैंने जो 2 बच्चे पैदा किए हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए, तो वो रास नहीं आया। खैर, ये व्यक्तिगत हो जाएगा, मैं व्यक्तिगत कुछ कहना नहीं चाहता हूं। बस मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अपने समाज के लोगों से खास तौर से, क्योंकि मैं उन्हीं पे ही ज्यादा भरोसा करता हूं। जो मेरे भाई समाज में से पढ़ लिख के आगे बढ़ गए हैं, अगर आप अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप
आपकी जितनी भी कमजोर कड़ियां हैं उन्हें मजबूत करने का प्रयास जरूर कीजिए, किसी भी स्तर पर कीजिए। आप उनको धन दे सकते हैं, धन देकर कीजिए। आप धन नहीं दे सकते, उनके बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं तो शिक्षा देकर कीजिए। अगर आप उनको धन भी नहीं दे सकते हो, उन्हें शिक्षित भी नहीं कर सकते हो और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपनी पत्नी के ही बारे में सोचते हो, अपने नालायक बच्चों के बारे में ही सोचते हो, अपना ही घर बड़े बनाओगे, अपनी बड़ी गाड़ी खरीदोगे, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाओगे, अपनी बीबी के लिपस्टिक और मेकअप के खर्चे ही उठाओगे, उनके आभूषण के खर्चे उठाओगे। और जिस परिवार, जिस समाज से उठकर आप आए हैं, उनके बारे में नहीं सोचोगे तो तुम्हारे पीछे कोई नहीं खड़ा रहेगा और समय आएगा आपका। भाई, गुलामी में और मुफलिसी में, तकलीफ में जीने वाले लोग, हाँ एक मिनट है, मुफलिसी में, गुलामी में, तकलीफ में जीने वाले लोग, उन पे क्या फर्क पड़ता है? सरकार किसी का है, किसी की जाए, उन्हें तो आज भी गुलामी करनी है, कल भी गुलामी कर लेंगे। लेकिन तकलीफ सबसे ज्यादा उन्हें होगी जो आजादी का जीवन जी रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान है, जिनके पास बैंक बैलेंस है, जिनके पास ट्रैवलिंग का साधन है और जिनके पास मौज मस्ती करने के लिए सारी सुविधा है। तकलीफ तो उन्हीं को होगी सबसे ज्यादा। जाएगा तो उन्हीं का जाएगा जिनके पास होगा, जिनके पास नहीं है उनके पास क्या जाएगा। आज भी संघर्ष कर रहे हैं, कल भी संघर्ष करेंगे। तो जो अगाड़ी हैं, जिन्होंने अपने महापुरुषों के संघर्ष के बल पे, अपने माता पिता के संघर्ष के बल पे जो आजादी पाई है, उसी आजादी को बरकरार रखना है। तो जो गुलाम है, जो आजाद नहीं है, जो शोषित है, पीड़ित है, उनको मजबूत बनाना है। अगर ये मजबूती आपने बनाई होती तो, अगर ये मजबूती आपने बनाई होती तो फिर आपकी पेंशन खत्म नहीं की जाती। आरक्षण का जो कोटा है, बैकलॉग, वो पूरा हो चुका होता, आपका प्रमोशन ही होता, डिमोशन नहीं होता। आपको बेरोजगार नहीं बना दिया जाता निजीकरण करके, बल्कि जो निजी महकमे थे वो भी, उनका भी राष्ट्रीयकरण किया जाता तो सरकारी नौकरियां अधिक होती। आपके बच्चों को शिक्षा से नहीं रोका जाता। ये इसका मतलब आपने अपनी ड्यूटी को नहीं निभाया। यही कारण रहा कि अब कोसते हैं आप सरकार को, कोसते हैं अपने महापुरुषों को। खैर, बस मैं यही कहूंगा, मुकेश सावंत जैसे जागरूक बच्चे हैं मेरी बुगरासी में। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी बुगरासी में मुकेश सावंत जैसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा प्रयास कर रहे हैं सामाजिक स्तर पर। प्रयास करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। और मैं वैसे अपना सारा जीवन सोसाइटी को, समाज को देना चाहता हूं। मैं एक जगह नहीं मरना चाहता, मैं चलते रहना चाहता हूं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे जैसे आदमी के लिए कि अगर चाहते तो 25-50-100 लोग मेरी जिम्मेदारी उठा सकते थे, मुझे दर बदर यूं भटकना न पड़ता, मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ती। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता को लोग परिवार का हिस्सा ही नहीं मानते। परिवार का छोड़ो, उसे समाज का हिस्सा नहीं मानते। पीठ पीछे लोग उसे पागल कहते हैं, पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, पीठ पीछे कहते हैं अरे मांगता है, मांग कर खाता है। तो समाज,
सामाजिक कार्यकर्ता को, जो समाज की लड़ाई लड़ रहा है, उसे समाज से इतना भी सम्मान नहीं मिलता कि पीठ पीछे उसकी तारीफ कर सको, उसको अपने घर बुला के पानी पिला सको, वक्त बे वक्त उसे कभी खाना खिला सको। अगर उसके पीछे परिवार है तो उसके परिवार की जिम्मेदारी निभाने में उसकी कुछ मदद कर सको। मेरे जैसे लाखों लोग मिटे हैं, तब जाकर एक काशीराम जैसा व्यक्ति पैदा हुआ है समाज में। अगर ये मिटने वाले लोग आपके बीच में होंगे तो आपके अधिकार बचेंगे। जिस समाज में जितनी कुर्बानियां हुई, उस समाज ने उतना ही समाज का, मानवता का नेतृत्व किया, देश का नेतृत्व किया। अरे मेरे जैसे मिट जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक काशीराम जैसे व्यक्ति तो पैदा हो समाज में। वो कैसे पैदा होगा? आप में और हम में से ही होगा। उसी समाज में लीडर पैदा होता है जिसमें मरने वाले लोग होते हैं, जिसमें कुर्बानी देने वाले लोग नहीं होते, मरने वाले लोग नहीं होते, उनको चलाने वाले लोग नहीं होते, उनको सहयोग करने वाले लोग नहीं होते, तो उस समाज में लीडर पैदा नहीं होता। कम से कम मैं इतना कहूंगा, मैं बुगरासी से पैदा हुआ हूं, बुगरासी में, अपने कस्बे में, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। मैं उम्मीद करता हूं वहां से कोई निकले। मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये खुशी तो रहेगी कि मैंने जो प्रयास किया उसका कुछ असर तो हुआ। वरना मरूंगा तो मैं इसी सामाजिक संघर्ष में, मैं सड़के तो नहीं मरूंगा और किसी के कंधों पे नहीं मरूंगा। खैर, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।